साथियों, ये कोई महाशय है, एक चैनल चलाते हैं सैनिक सुविधा, और इन्होंने बहुत ही बढ़िया ORP3 ब्रेकिंग न्यूज़ भी दिया, साथ में पेंशन कम्यूट घटाकर 15 से 12 साल की घोषणा भी कर दी है। और पत्र का इन्होंने जो भी इसमें पोस्टमार्टम किया है, अब मैं इसकी सही हकीकत बताऊंगा, जो कि आपको अभी मेरे वीडियो में मिलेगी। जय हिंद। ये भाइयों कल 2 वीडियो रिलीज़ किए हैं अपने साबका संघर्ष कमेटी के कपिल सैलानी ने, क्योंकि ये अभी तक ऑफिशियल तौर पे हमें तो कोई ऐसी सूचना मिली नहीं है, न किसी इनके साबका संघर्ष कमेटी ने इनका निष्कासन कोई पत्र जारी किया या कुछ किया है। इसलिए हम जब तक वो नहीं होता तक हम इनको साबका का ही सदस्य मानेंगे। तो इन्होंने कल ये 2 वीडियो जारी किया है। सुनो पूर्व सैनिकों, ORP और MSP पर मोदी सरकार का एक्शन शुरू, जुलाई में मिलेगी खुशखबरी। वाह, फौजियों की पार्टी मोदी सरकार को खुला चैलेंज, अब केंद्र की नाक के नीचे होगा ORP3 का आंदोलन। तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा मंथन करेंगे। जय हिंद, जय भारत। साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। साथियों, आज हम मंथन करेंगे कुछ ऐसी अफवाहों के ऊपर जो रुक नहीं रही है और सारे पूर्व सैनिकों को संदेह के दायरे में लाके और उनका मनोबल तोड़ रही है, जिसके अंदर ज़्यादातर जो रोल है वो सोशल मीडिया का ही है। जो बंदा जो मर्जी आए चढ़ा रहा है, और हमारे जो पुराने सैनिक है इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उस टाइम के जैसे भी थे उनका शरीर देख के भी उठा के भर्ती कर लिया गया था, और वो आज पेंशन में है, तो वो तो जो बोलोगे वो मान लेते हैं। और कई ऐसे हैं जो वाकई अपना दिमाग नहीं लगाते हैं और वो उसको भी मान लेते हैं। तो ऐसे ही 2-3 विषय हैं जिन विषयों के ऊपर हम आज बात करेंगे। एक तो कम्यूट की, जो कि बस सेंट्रल ने ऑर्डर जारी कर दिया और वो उसके ऊपर वो चल रही है। दूसरी, ये जो हमारी एक पार्टी बनी थी उसके ऊपर भी कुछ ज़्यादा ही वो हो रहा है, और खामोखाम पूर्व सैनिकों को इसका वो जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। तीसरा, साबका संघर्ष कमेटी के जो वीडियो हेड कह दो या ये सोशल मीडिया हेड कह दो, कपिल सैलानी, ये साबका के, क्योंकि अभी तक इनका कोई निष्कासित पत्र या कोई ऐसी कुछ सूचना, वर्बली तो बहुत कुछ सुनने में आया, लेकिन अभी तक कुछ ऑफिशियली आया नहीं। तो हम तो यही मानेंगे कि शायद ये साबका के ही है और इनके साथी भी साबका के ही होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि दोस्तों, कि पार्टी बनी तो पार्टी ने क्या मुझे एक बात पार्टी बताए कि जो ये जय जवान जय किसान पार्टी ने संगठनों को, इनके अध्यक्ष या सचिव ने चिट्ठी लिख के कोई अपने कार्यालय में बैठक बुला के कोई सहमति ली हो तो वो पत्र बताएं, वो नोटिस बताएं कि भी हमने ऑल इंडिया के जितने भी संगठन थे उनको बुलाया था, वो नहीं आए, वो बात अलग है। बुलाया था, लेकिन ये हमने नोटिस जारी किया और ये इतने संगठनों को किया। तो साहब, जब आपने अपनी कौम को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया तो सैनिकों को क्यों दोष देते हो? दूसरा, एक सैनिक जब सेना में रहता है तो सरकार का एडमिनिस्ट्रेटिव और उसका खुद का समाज उसके परिवार की देखभाल करता है, और उसमें कई बार कुछ घटनाएं घट भी जाती है। दूसरा, वो जब पेंशन आता है तो वो आदमी अपने समाज का हो जाता है, देश का तो वो था ही, अब उसको समाज के साथ भी कदम से कदम मिला के चलना है। उसके शादी ब्याह, उनके माता पिता के मृत्यु या जो कुछ भी आगे जो भी होने वाले हैं, बहन बेटियों की शादियाँ, उसमें सारा समाज ही काम आने वाला है। इसलिए वो समाज से हटके अकेला खड़ा नहीं हो सकता कि समाज जाए भाड़ के अंदर, मैं जा रहा हूँ जय जवान जय किसान के पीछे। उससे काम नहीं चलता ना उसका, ठीक है ना। तो कभी भी कोई भी पार्टी जब तक समाज के आप तो सैनिक को अपना समाज मान लेते हो, लेकिन सैनिक तो दूर दूर से बिखरा पड़ा है।
दिमाग से, विचारों से बिखरा पड़ा है। और वो इतनी यत्न करने के बाद में जंतर मंत्र पे एक होके नहीं आया तो आपकी पार्टी में कैसे आएगा? और पार्टी ने कोई ऐसी कोशिश की नहीं भाई, सिवाय गाली देने के, सिवाय मतलब वो करने के, जय चंदों को ये वो, चाहे वो जंतर मंत्र वाले हो, चाहे ये राजनीतिक पार्टी वाले हो, सिवाय गाली देने के अभी हमें और कुछ सुनने को नहीं मिला। कोई 2-4 व्यक्ति को अगर आपने पर्टिकुलर पर्सनली फ़ोन कर दिया और आप ये कर लो वो कर लो, बात अलग है, बट ये बिल्कुल गलत है। जय जवान जय किसान पार्टी जिन्होंने भी बनाई है अच्छी है, उनको शुभकामनाएं हैं। आप सबसे पहले जनता में जाओ और जनता में जाके जनता को सैनिकों का दर्द समझाओ, साथ में आके जंतर मंत्र पे बैठ के देश को संदेश दो, देश को संदेश दो। आपकी पार्टी उठेगी, संगठन भी आपके पीछे आएंगे। आप शुरू तो करो ना। यहां मैं कपिल को गलत नहीं ठहराता, हाँ कुछ चीजें हैं जो मैं उनके उसके साथ में नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं, ठीक है ना। और वो चीजें हैं वो भी जानता है। बाकी सब मैं इसके ऊपर 50 बार बोल चुका हूं, मैं बार बार नहीं बोलना चाहता। अब बात आती है कि भाई कपिल अभी LLM कर रहा है। आपने वीडियो डाला, कम से कम 50,000 ने देखा, तो मुझे बोलते हुए भी वो कुछ नहीं है। तो भाई मैं एक बात कह दूं कि जो आपकी 1 साल की स्पीच रही है, उस पूरी स्पीच ने संगठनों को पूरा उठा के गड्ढे में डाल दिया है। जितने भी नव युवक जो सेना से आए हुए हैं, वो यूथ जो आप बोलते हो 87%, वो सिर्फ एक कपिल सैलानी को जानते हैं, बाकी किसी संगठन को नहीं जानते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं कि अब कुछ भी आ जाए, कोई भी संगठन कोशिश कर ले कि जो ये 87% के अंदर जो आपने वो तीली घुसेड़ दी है, वो तीली जल चुकी है, तो वो कभी भी इधर नहीं आएंगे। और यहाँ पर एक बात और, जो आपने कल एक बात कही, भाई जेएसयू इंचार्ज है, ये है संगठन के, वो सब कुछ ये पकौड़ा खा रहे, वो सा करे। अरे भाई जेएसयू करे क्या, करे तो करे क्या? जब वो नौकरी में था तब आप यही 87% जिनको आप बोलते हो, ठीक है ना, हमने तो वहाँ नौकरी की है ना, सुना है ना कानों से कि आप उनको नपुंसक बोलते थे या उनको अफसरों के चमचे बोलते थे। लेकिन खुद जो उनका काम करते थे तो खुद चमचे नहीं थे, अपनी मर्जी से सेवादारी भी करते थे और जाके चुगलियां भी करते थे और सब कुछ करते थे। लेकिन तब जेएसयू तब भी नपुंसक था। मुझे नहीं पता था या नहीं था, लेकिन आपकी मानसिकता मैंने अपनी पूरे, क्योंकि मेरा ट्रेड ऐसा था कि मैं बहुत जल्दी, मैं 13 साल एनसीओ में रहा हूँ, बाकी पूरा मेरी नौकरी है जो जेएसयू की है, एज ए ऑनररी कैप्टन आया, तो मेरी नौकरी पूरी एनसीओ की, अपना जेएसयू की है। अब भाई जब जेएसयू बन जाता है तो उसको एक एसओपी के तहत, जो हर यूनिट के अंदर, इंडियन आर्मी के अंदर वो बनी हुई है कि उसको कोट पैंट टाई सिलाना ही पड़ेगा। तो अब तो कितना ही कोट पैंट टाई के पीछे चढ़ जा, या तो व्यक्तिगत नाम लेके बोलना। अब कोट पैंट टाई तो सब जेएसयू के लिए ऑथराइज थी, जितने भी फौज में नौकरी किया है सब पहनते थे। और आज भी सिविल में कोई फंक्शन होता है, मिलते हैं जुलते हैं, कोर डे मनाते हैं या कुछ भी करते हैं, अपना रेजिंग डे मनाते हैं, तब भी जेएसयू तो वही कोट पैंट टाई पहन के आते हैं, क्योंकि उनको वो एसओपी आज भी वो फॉलो कर रहे हैं। तो आप ज़्यादा मतलब उनको, आपको लगता है वो पकड़े वाले, तो आप इन 87% को जो बोल ही रहे हो ना कि भाई इनके पीछे मत चलो, बस बात खत्म हो गई। जब पीछे नहीं चलेंगे तो ये अध्यक्ष रहेंगे किसके? इन्होंने तो ना कुछ फौज में कुछ किया है, ना आपके हिसाब से यहाँ कुछ कर रहे हैं। ये तो वही डल्लू वाले अंकल भी यही है, 24 साइकिल वाले भी यही है, ठीक है ना, पकौड़ा खाने वाले यही है, सेवादार भी यही है, कच्चे बनियान धोने वाले भी यही है। ये सारा काम करते करते तो जेएसयू बने आपके रिजल्ट में। अब जब बने तो भाई किसने बोला कि आप इनको अध्यक्ष बनाओ? वो अपने आप तो नहीं बन गया ना, अपने आप तो नहीं बन गया, वही 87 में से कोई आगे आए होंगे, उनको बनाया होगा। तो सबको एक वो छड़ी से आंकने की आप है जो, ये आदत छोड़ दो, ठीक है ना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। दूसरी बात,
मैं सभी साहब लोगों से बात करना, जितने भी जेसीओ साहिबान हैं, क्या आपको पता नहीं है कि 2006 के अंदर एक ऐसा मूवमेंट आया था कि जब भारत सरकार से परमिशन लेके और आर्मी हेडक्वार्टर ने आगरा के अंदर एक यूनिट और नसीराबाद के अंदर एक पूरा ब्रिगेड, आगरा में एक यूनिट जो कोर की थी और नसीराबाद में फाइटिंग फोर्स का एक ब्रिगेड विदाउट जेसीयू कर दिया था, और उनको एजो सबको निकाला नहीं था, डेपुटेशन में भेज दिया, यानी कि ऑफिसर और एनसीआई उसमें थे। वो जो मतलब था 1 साल नहीं चल पाया, 6 महीने के अंदर ही उस ऑर्डर को वापस लेना पड़ा, और जो उसकी आउटपुट गई, जिसकी आउटपुट में ऑफिसर्स ने खुद ने मेंशन किया है कि विदाउट जेसीयू कैन नॉट बी रन इंडियन आर्मी, बिकॉज द जेसीयू इज द बैकबोन ऑफ द इंडियन आर्मी। सीनियर अफसरों ने ये चीज लिखी हुई है, ऑन रिकॉर्ड है। क्यों? कि अधिकारी की गाली सुनना है और नीचे वालों की भी गाली सुनना है। उसने सिर्फ दोनों तरफ से गाली सुनना है और कुछ नहीं करना है। इनको भी शांत करना है, उनको भी शांत करना है। ये बीच से हट गया तो दोनों के हाथ में सोटे होंगे, ये उनको पता चल चुका है। और आज की जनरेशन तो सब कुछ पढ़ी लिखी है, बिल्कुल टेक्नोलॉजी सीख के गई है, 2 मिनट के अंदर सीधा कर देगी, अगर बीच में ये रीढ़ की हड्डी सोटे खाने के लिए ना हो तो। तब गवर्नमेंट ने बोला नहीं, बस ही जेसीयू कम पड़े। क्यों? कि लोगों ने मोह छोड़ दिया था आर्मी से, अभी तो और ज़्यादा छूटता जा रहा है, तो जेसीयू लाए कहाँ से? और जो जेल पीटी बीच में रख दी थी, तो उस टाइम में ऐसा माहौल हो गया था कि लोग जेल पीटी क्लियर नहीं कर पा रहे थे और यूनिटों में जेसीयू की वो कमी हो जो पा रही थी। जब ये रिपोर्ट गई और गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ऐसा करो, डायरेक्ट शुरू कर दो। डायरेक्ट का प्रपोजल भी चला, लेकिन अभी तक भी वो फाइनल स्टेज पे नहीं गया। ये तो मैं आता हूँ यहाँ पे। अब मेरे भाई ने बहुत कुछ बोला कि जंतर मंत्र पे आओ, जंतर मंत्र पे आओ, जंतर मंत्र पे आओ। मैं सारे यूट्यूबर भाई लोगों को जो भी ये बोलते हैं कि जंतर मंत्र पे आओ, उनको बोलूँगा प्लीज, जो भी हमारे 5, 10, 15, 20 जो भी मुद्दे हैं, आप उन मुद्दों का अपने यूट्यूब चैनल के अंदर एक लिस्ट डालो, और उस लिस्ट के आगे मैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एएफटी, जहां पर उस मुद्दे का केस डला हुआ है, वो केस नंबर और उसकी डेट मेंशन करूंगा। ओए है तो ओए का मेंशन करूंगा, अगर कोई डाली हुई, कोई पेटिशन डाली हुई तो पेटिशन का करूंगा, कोई केस डाला हुआ तो वो करूंगा, लेकिन पीआईएल डाली है तो वो भी करूंगा, लेकिन उनके आगे पर्टिकुलर मेंशन करूंगा। फिर आपको बताऊंगा कि भाई ये 1 मुद्दा बचा है, 2 मुद्दा बचा है, या कोई मुद्दा नहीं बचा है। फिर आपको सबको पता है कि जब भी कानून के दरवाजे पे जब जाता है केस, चाहे पीआईएल चाहे कोई भी चीज है, तो जब हम जो सैनिक है वर्दी वाले, हमारी पहली कॉपी यानी किसके अगेंस्ट में होती है? यूओआई, यूनियन ऑफ इंडिया। और यूनियन ऑफ इंडिया का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो पहला मतलब यानी कि कोर्ट मुजरिम किसको बनाता है? यूओआई को। फैसला नहीं हुआ है, लेकिन पहले ही उसको मतलब जवाबदेह बना के पहली मतलब कॉपी जो है यूओआई को जाएगी, जिसका हेड प्रेसिडेंट है, प्रधानमंत्री भी नहीं है। तो अब जब प्रेसिडेंट के पास में अगर कोर्ट का वो सम्मन जा चुका है, 700 पेज का, 800 पेज का, 10 पेज का, 20 पेज का, इस तरह की सब जा चुकी है यूनियन ऑफ इंडिया के पास में, तो अब वो किसको ट्रांसफर करेगा? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट सरकार मतलब प्रेसिडेंट चला रहा है। कौन चला रहा है? प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री के पास में प्रेसिडेंट भेज देगा कि भी देखो क्या है इसके अंदर। अब प्रधानमंत्री वापस राष्ट्रपति को यही बोलेगा कि भी जब तक कोर्ट का ओपिनियन नहीं आता है, तो हमारे भारत के अंदर संविधान सबसे ऊपर है। संविधान के अंदर संसद खुद कानून बना के देती है और उसको फिर बाद में कोर्ट की न्यायपालिका पास करके उसको लागू कर देती है। न्यायपालिका पास करती है उसको, जैसे संसद पास करता है। तो अब वहां पर मैटर ये हो गया है कि भारत के प्रधानमंत्री को ये कहने का पूरा अधिकार है कि जब तक कोर्ट से
कोई भी इसका निष्कर्षण नहीं आ सकता, तब तक हम इस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो फिर जंतर मंतर में कौन से मुद्दे को लेके बैठोगे? तभी बोल रहा हूँ लिस्ट डालो, मैं केस नंबर डालता हूँ, बस, और कुछ नहीं है। फिर आप जाके वहाँ क्या कर लोगे? आपकी विधवा पेंशन, आपके प्रीमेचर, आपके ये सारे की है, चाहे वो अपने ए ग्रुप की टेबल का है, कोई भी है, वो कोई भी चीज़ 70% तो सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है और 30% हाई कोर्ट और एएफटी में पड़ी हुई है। तो फिर आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। जाओ बैठो, पैसे खर्च करो और जो तकलीफ सहनी करो। गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि जब तक कानून की दहलीज से वहाँ पे जब चढ़ गए तो वहाँ से क्लियरेंस के बगैर हमारे पास कुछ नहीं है। अब कानून ने अगर मान लो पास कर दिया कि भाई ठीक है, ये इनको होना चाहिए, अब गवर्नमेंट अपना पक्ष रखती है बाद में, या उसको चैलेंज करती है, पक्ष रखती है, चैलेंज करती है, और साथ में देना नहीं देना, वो चाहे तो अध्यादेश लाके उस आदेश को साइड भी कर सकती है। बोलो क्या कर लोगे? ये चीज़ आपको पहले सोचनी थी कि भाई अगर सरकार के पास में जाना है तो हमें कोर्ट में नहीं जाना है, और कोर्ट में जाना है तो फिर सरकार के पास नहीं जाना। ये बात है क्लियर, दैट्स ऑल। इसलिए कोई भी सैनिक भ्रम में न हो, पहले पता करे उस मुद्दे का, वो मुद्दा कोर्ट में है या सीधा है, तब जंतर मंतर पे पहुंचे। अब मैं आता हूं कम्यूट वाले मैटर के ऊपर। अभी एक चिट्ठी बहुत ज़्यादा 5 दिन से वायरल हो रही है, पता नहीं कैसे कैसे वीडियो बन रहे हैं। मेरे भाइयों, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं कि डिफेंस के अंदर जो लॉजिस्टिक सिस्टम है डिफेंस का, फाइटिंग सिस्टम में सिविलियन नहीं होते हैं, लेकिन जो लॉजिस्टिक सिस्टम है, जैसे आर्मी ऑर्डिनेंस कोर हो गई, सप्लाई हो गई, इंजीनियर हो गई, एसी हो गई, एएमसी हो गई, ये सारी की सारी जितनी भी एमईएस हो गई, ये सभी की सभी वर्दी वालों पे डिपेंड नहीं है, ये सभी सिविलियन के ऊपर डिपेंड है। और इसके साथ में डिफेंस का सबसे बड़ा तबका जुड़ा हुआ है ऑर्डिनेंस की फैक्ट्रियां, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आती है। हमारा एक, अगर मान लो जो ऑर्डिनेंस के, वो तो समझते ही है ना, एक एसकेटी का नंबर भी जैसे हमारा नंबर व्यक्तिगत नंबर था, वो भी हमारा रिकॉर्ड करता है। एओसी का एओसी रिकॉर्ड करेगा, सप्लाई का सप्लाई रिकॉर्ड करेगा, यानी कि उनका मॉनिटरिंग रिकॉर्ड के द्वारा होता है। चाहे वो लेबर क्यों ना हो, वो भी रिकॉर्ड के द्वारा होता है। रिकॉर्ड ऑफिसर उसकी एथेटिक अथॉरिटी है। कानूनी अथॉरिटी कौन है? रिकॉर्ड ऑफिसर है वो सिविलियन की। तो भाई जितने भी सिविलियन हैं, इन लोगों ने सभी ने पूना में आज से नहीं, जब से हम आज़ाद हुए हैं, आज़ाद होने के बाद में ऑर्डिनेंस बोर्ड ने एक बहुत बड़ा, ये जो IIDE है, ये आज का नहीं है, ये कम से कम है तो 75 साल आज़ादी के हो गए, तो कम से कम 70 साल पुराना होगा, नहीं तो 60 साल पुराना होगा। मेरे को डेट पता नहीं, लेकिन बहुत पुराना है, क्योंकि मैंने ऑर्डिनेंस में उनके कई लोगों से मैं मिल चुका हूँ। अब इसका हेडक्वार्टर पुणे में है। तो ये भी एक, जैसे हम बोलते हैं FEA, FEA सारे संगठनों का फेडरेशन है, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन। जो वेटरन एसोसिएशन है उसका फेडरेशन है FEA। ऐसे ही ये ऑल इंडिया जो डिफेंस के सिविलियन है, जो एम्प्लॉई है, उसका फेडरेशन है, जो डिफेंस का फेडरेशन है ये, ठीक है ना। और इनके अध्यक्ष जो है श्री कुमार है। तो श्री कुमार ने कोई वर्दी वालों के लिए नहीं लिखा है, ठीक है ना, ये आप दिमाग से निकाल दीजिए। उसके पेटिशन ने, उसने अपने जो IID फेडरेशन है, ये सिविलियंस का है, इसमें सैनिक नहीं है। जो डिफेंस एम्प्लॉई है, चाहे वो एयरफोर्स में है, नेवी में है, सपोर्टिंग आर्म्स में, जहाँ पर भी है, जितने भी डिफेंस एम्प्लॉय सिविलियन हैं, वो सारे के सारे इस संस्था से जुड़े हुए हैं और अपनी तनख्वाह से हर महीने इसको चंदा देते हैं। और ये पूरी एक बहुत बड़ी एटोमनी बॉडी बनी हुई है, ठीक है ना, और सरकार की मान्यता प्राप्त है उसका, उस टाइम से ही आज तक इसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाया। ऑर्डिनेंस बोर्ड भंग कर दिया, लेकिन इस संस्था को नहीं भंग कर पाए।
तो इनके जो अध्यक्ष है सी श्री कुमार ने डायरेक्ट गवर्नमेंट को अपने एम्प्लॉय से, भाई हम लोग भी 60 साल तक नौकरी करते हैं और स्टेट में भी 60 साल तक नौकरी करते हैं, जब वहां पर उनकी 12 साल की जा रही है तो हमारी क्यों नहीं कर सकते? और यहां पर हम लोग कूद रहे हैं, जबकि इस चिट्ठी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर ये कोई कर्नल, जनरल, कोई कैप्टन, कोई सूबेदार मेजर, कोई सिपाही भी अगर मान लो इसको उठाता या कोर्ट में जाता और सेंट्रल गवर्नमेंट में को इसकी ऑन बिहाफ ऑफ, ठीक है ना, जो हम वर्दी वाले डिफेंस, ठीक है ना, कम्बिडेंट, नॉन कम्बिडेंट, जो बाकी वाले सब नॉन कम्बिडेंट है, जो ये IIDA जो एफ है ये नॉन कम्बिडेंट फेडरेशन है, जितने भी हमारे डिफेंस के एम्प्लॉय है, तो ये उनका काम कर रही है। और जो पेंशन का जो सचिव है, उन्होंने नीचे के लेवल के जहां पर इसको रिसीव हुआ है, तो उसने उनको डिपार्टमेंट को सिर्फ रेफर किया है कि भाई जो ये चिट्ठी मिली थी उस तारीख की, उसका जो भी आज का स्टेटस कुछ है तो आप है जो श्री सी कुमार को डायरेक्टली उपलब्ध करा दो। बाकी इस लेटर का कोई मतलब नहीं है, इतना ही लिखा है ना कि वो डायरेक्ट कर रहे हैं कि जो भी आज का स्टेटस है उनका, जो पेटिशन का, जो हमें डायरेक्ट आई डिपार्टमेंट को, तो जो एथेंटिक अथॉरिटी है उसको लिख रहे हैं कि आप इसको जवाब दे दो। अब इसमें जो आप 12 साल की जल्दी रिकॉर्ड को चिट्ठी लिखो, उसको लिखो फटाफट, अपने POR को लिखो, अपना जो भी है CDA को लिखो, उसको लिखो, वो लिखो, जल्दी लिखो ताकि आपकी वो हो जाए। कांच में भी नहीं है, कांच में भी नहीं है आपके लिए। जब ये चीज़ें हो जाएगी और सपोज करो अगर ये जो श्री कुमार भी सक्सेस हो गया, तो अब हमारे पास में सबसे बड़ा बच जाएगा कि यार जब 60 साल वाला 15 साल के अंदर 76 साल तक जीता ही नहीं है, उसका 50% भी उसका है जो नहीं आता है वापस रेवेन्यू गवर्नमेंट के अंदर। लोग 70 में, 68 में, 72 में, 73 में निकल लेते हैं और उस किस्तें भी बंद हो जाती है। उनका अगर 12 साल में पूरा कर रहे हो तो भाई हम तो 33 साल से शुरू होते हैं 54 साल तक जाते हैं। मैं JC जुआर की बात कर रहा हूँ, 54 साल तक। तो माफ़ करना, हमारे लिए किसी ने भी कुछ नहीं डाला है। हाँ, ये सब स्टेट 12 साल कर देंगे और ये भी कर देंगे, इनके लिए भी हो जाए 12 साल, तो फिर हमारा तो बिल्कुल राइट है कि हम तो ऑलरेडी 99% वापस पेड होता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी संख्या है पेंशनर्स के, जो वर्दी वालों की, वो तो जाते नहीं हैं। जब भी जाते तो कम से कम 60 साल तो लेंगे ही, तो 60 से पहले हम तो अपना पूरा भर देते हैं। कई तो 40 में पूरे हो जाते हैं, किसी का अपना 50 तक पूरा हो जाता है, जो 33-34 साल में आता है, 15 साल पूरा हो जाता है उसका 50 में। तो 50 से 60 के बीच में अमूमन जितने भी NCOs है उसके तो पूरे हो ही जाते हैं। JCOs भी 65 से पहले पूरे हो जाते हैं। तो भाई हमारा पैसा तो पूरा हो रहा है जमा, उसमें 1-2% हमारा बीच में कोई चला गया तो उसका हो सकता है गवर्नमेंट को ना मिले, तो फिर हमारे को आप 12% क्यों नहीं देंगे? तो ये तो या तो सत्य संज्ञान लेगी या फिर 2-4 स्टेटमेंट में होने के बाद में फिर हमारे में से कोई बंदा पिटीशन डालेगा तो सुप्रीम कोर्ट उसका अपने फेवर में ऑर्डर दे देगा। ये तो वो हो गई। अब जो JCO के प्रति जो मेरा भाई नफरत निकाल रहा, भाई साहब, अब मैं अपनी बात बताता हूँ कि मैंने जिंदगी में कभी भी JCO रैंक को बहुत ही अच्छा कि भारत के राष्ट्रपति ने, ठीक है ना, मेरे को मतलब DSR 151 के पैरा के हिसाब से मुझे कमीशन मिला है, ठीक है ना। उसके बाद में लेते 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 जब मैं 153 में पहुंचता हूं DSR 153 के अंदर, तो जूनियर कमीशन ऑफिसर टू कन्वर्ट इन ऑफिसर, और ऑफिसर यानी कौन सा कि जो डायरेक्ट कमीशन ऑफिसर आया उससे जूनियर, यानी कि JCO से वो कम अफसर बन गया है, लेकिन जो डायरेक्ट अफसर है उससे जूनियर है। लिखा हुआ है, DSR पढ़िए भैया, 150 पढ़िए, 184 पढ़िए, आपको सब समझ में आ जाएगा। आप 154 से लेके और 190 तक पढ़ लीजिए DSR का पैरा, आपको अपना स्टेटस और आपकी ताकत पता चल जाएगी कि आपकी ताकत क्या है, धर्मगुरु की ताकत क्या है, JCO एजेंट की ताकत क्या है, रिसालदार मेजर की ताकत क्या है, ठीक है ना। डेफिनेशन क्या है JCO की, ऑनररी ऑफिसर की डेफिनेशन क्या है,
बस किसी ने कह दिया, सुन लिया, वो हो गया। लेकिन जिस दिन आपको ऑनररी मिल जाती है, तो जितने भी सरदार साहिबान, जितने भी ऑनररी एक्टिव आए हैं, आपको जिस दिन वो रैंक पहनाई, उसी दिन से जेएसयू में से राशन से स्ट्राइक ऑफ कर दिया था, निकाल दिया था आपको, और अफसर में से आपको चार्ज में नहीं लिया। तो यहां पर मैं अपने आप को, जो मैंने महसूस किया कि अब यहां पर मैं नपुंसक भी और मैं जड़ा भी हूं, क्योंकि ना तो मैं जेएसयू में हूं, ना मैं अधिकारी में हूं। उधर से मेरे को राष्ट्रीय स्ट्रेन से निकाल दिया, ये मुझे ले नहीं रहे हैं। और क्वार्टर मास्टर बोला, साहब अपना राशन ले जाओ, चाहे मैस कमांडर ले जाए, और आप फैमिली मैन हो तो आप अपने बंदे को भेजो किसी को, या खुद ले जाओ, ले जाके अपने घर यूज करो। अफसर का राशन देंगे आपको, तनख्वाह देंगे, सब कुछ देंगे। यहाँ तक जब पेंशन जाओगे तो एमईए साहब से फर्नीचर का ये वो सब कुछ चार्ज भी देगी। लेकिन मेरे जैसा बंदा कोई चार्ज नहीं देता है, सब लोगों ने दिया, ठीक है ना। मैं सेंटर में भी अड़ गया था कि भाई बैरिक में रुका हूँ, कौन सा चार्ज दूँ, रोक लो मेरे को, मैंने नहीं दिया। मेरे हिस्से का चाहे भले ही कोई अपने खुदगर्जी से खुद दूसरे पेड कर दे, मैं भिखारी से ही, लेकिन जहाँ मुझे ऑथराइज नहीं दूंगा। मुझे कहाँ रूम दिया, कहाँ फर्नीचर दिया, कहाँ मुझे वो अकोमोडेशन दिया, जब दिया ही नहीं तो मैं क्यों पेड करूँ। मैंने एमईएस को विदाउट में क्लियरेंस लिए हुए मैं सेंटर में गया, सेंटर से विदाउट क्लियरेंस लिए हुए मैं अपने घर आ गया, मैंने नहीं दिया, ठीक है ना। अब आप बताइए कि जब आपको ये मिलता है, चिंदी कट जाती है, कटने के बाद में सुबेदार मित्र बोलता है इधर खड़ा हो, ठीक है ना, मेरे राइट में नहीं। क्यों भाई, पढ़ना लिखना नहीं आता, छोड़ दे, तेरी चिंदी लगी है, मेरी चिंदी नहीं है, तो ये डमी नहीं है, राष्ट्रपति ने दिया है, इधर आ जा। मैंने सुबेदार मित्र को कभी राइट में खड़ा नहीं होने दिया, लास्ट डे तक बहुत इसके ऊपर सेंट्रल कमांडेंट तक बहुत बहस हुई। मेरा कहने का मतलब ये, अब हम आ चुके हैं सिविल में, रैंके फेंके कुछ नहीं है, ठीक है ना भाई, 2 वक्त की रोटी की जुगाड़ का सवाल है, सारे बंदे काम कर रहे हैं। जंतर मंत्र चलाना है तो सर्वसम्मति से चलेगा, मुद्दों पे चलेगा। मुद्दे हमारे लोगों ने रोक दिए, वो सब कोर्ट में डाल दिए, तो मुद्दे सरकार हमें देगी कहाँ से। और ये भ्रम फैलाना बंद करो भाइयों, ठीक है ना, ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहता हूँ, ये भ्रम बंद कर दो। जय हिंद, जय भारत।